शौहर के इंतकाल के बाद 16 साला दीवर को अपना छोटा बच्चा समझकर उसे अपने साथ बिस्तर पर सलाने लगी। कुछ दिनों तक मैं हाथ पांव जोड़कर गुजारा करती रही, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सूते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम बशरी है और कुछ दिन पहले मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में न कोई सास थी और न ही नंद। शौहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता यही था। छोटा भाई मैसून था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसून को हमेशा अपने बच्चे की तरह समझा था, लेकिन मैसून मुस्तकबिल में सब कुछ तबाह कर देगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दीवर मैसून मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था कि उसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तेरा दीवर तेरे लिए मुहर्रम नहीं है, इससे फासला रखो। कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजिम होगा। अभी से उसे आदत डाल लो कि वो तेरे कमरे में बगैर इजाज़त ना आए। इन बातों को सुनकर मुझे अक्सर लगता था कि वो मैसून के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता था। लेकिन आज मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर ये दुनिया से चले गए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साला भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मैसून अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमईन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूंगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा होने लगा। बाहर से मैसून की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। मैं हचकचाते हुए दरवाज़ा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली सा लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की माँ लगने लगा। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना सोचने लगी थी। उसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत को देखते हुए पूछा और एक हाथ में थैला पकड़े था जिसमें चावल थे। उसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना पकाना नहीं आता तो मैंने आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूं भूखी ना रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थीं। मैसवान ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज़ आप उस घर से मत जाएं। इसकी बातें बहुत जज्बाती थीं, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं सोना चाहिए। अब गांव में सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया है और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मेज़बान ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी बात ठीक लगी। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके कमरे में चली गई। हालांकि उससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। जाहिर है मेज़बान 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थीं, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत लग रही थी। कमरे के अंदर मेज़बान के हाथों मेरी कीमती ज़ेवरात देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने ये ज़ेवरात एहतियात से ताले में बंद कर रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैसून तक कैसे पहुंच गईं? ये सब मेरे लिए बहुत हैरानकुन और झंझलाहट पैदा करने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होते ही इस बारे में मैसून से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। हालांकि पिछले 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खाए हुए चावलों की वजह से हूँ। मेरी आंखों पर नींद छा गई थी। मैंने दिल में सोचा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे।
मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गईं जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी कि ऐसा होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मून के लाए हुए चावल खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मून ऐसा क्यों करता है? उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? जब मैं आंखें मिलाकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसून को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भाभी, क्या आप रात को जल्दी सो गई थीं? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तेज जवाब दिया, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। वो फौरन बोला, तो क्यों नहीं आए? मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि तुम उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेगी, वो सो जाएगी। मैं हैरान रह गई कि मेवान इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकता है। मैंने सख्ती से कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। वो फौरन बोला, नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, आप ताज़ा दम लग रही हैं। ये लो, चाय पी लो। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। मैंने कहा, तुमने उसमें भी कुछ मिला दिया है क्या? वो फौरन बोला, अल्लाह की कसम नहीं भाभी, मैंने तो आपकी अच्छी नींद के लिए गोलियां डाल दी थीं। भाभी, अगर आप कहीं तो यह चाय मैं खुद तुम्हारे सामने पी लेता हूँ, बल्कि हम दोनों आधा आधा पी लेते हैं। फिर मैसून ने उसी कप से चाय पीकर मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में शक में मुब्तला हो जाती हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई और मैसों का चेहरा देखती तो उसकी मासूमियत पर यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत थी। आज मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। जांचना चाहती थी कि मेरे अमूश रहने पर उसका रद्द अमल किया होगा। अलबत्ता आज मैंने जो कुछ उसके कमरे में देखा था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मैं मुझसे काफ़ी बड़ा और तजर्बाकार लगता था। मेरा नाम आयशा है। मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी और मेरी ज़िंदगी बहुत सादा और बेफिक्र थी। मैं खुश मिजाज, हंसी खुशी करने वाली और अपने वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखने वाली एक आम सी लड़की थी। हमारे घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वालिद साहिब शहर से बाहर नौकरी की तलाश में गए हुए थे और वालदा सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। ऐसे में अक्सर छोटे छोटे काम मेरे ज़िम्मे होते, जैसे बाजार जाना या छोटा सा सामान लाना। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज़ थी और गलियां सुनसान थीं, वद्दा ने मुझसे कहा कि मोहल्ले की दुकान से कुछ चीज़ें ले आओ। मैंने चुपके से पैसे लिए और दुकान की तरफ चल दी। दुकान पहुंचकर देखा वहां सिर्फ दुकानदार मौजूद था। वो मेरे से काफ़ी बड़ा और तजर्बाकार लगता था। मैंने अपनी फहरिस्त दी और वो सामान देने लगा। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गई। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे अपने नापाक इरादे छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं फौरन हाथ छुड़ाकर घर दौड़ी और चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट गई। वद्दा ने कुछ नहीं पूछा और मैं भी कुछ नहीं बता सकी। रात भर सोचती रही कि ये सब क्या था। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर ये सब क्यों हुआ? चंद दिन बाद वालदा बीमार हो गईं और मुझे दोबारा दुकान जाना पड़ा। दिल डर के मारे धड़क रहा था, मगर हालात की मजबूरी में जाना पड़ा। दुकान पर कुछ ग्राहक पहले से मौजूद थे और दुकानदार ने मुझे अंदर बुलाया। वहां मैंने अपनी बचपन की महदूद समझ से कुछ खौफनाक और परेशान कुन एहसासात महसूस किए, जिन्हें बयान करना मुश्किल था। वो दिन था जब मैंने पहली बार महसूस किया कि कभी कभार जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जो दिल में जख्म छोड़ जाते हैं, जो वक्त गुजरने के बावजूद नहीं भर पाते। मैंने समझा कि ये सब मामूली बातें नहीं थीं और ये मेरे लिए एक खौफनाक तजुर्बा था। आयशा अब बड़ी होने लगी थी। बचपन के वो लम्हात जो कभी समझ में नहीं आए थे, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में सवालात जन्म लेने लगे। उसकी मासूमियत अब बदल रही थी और वो महसूस करने लगी थी कि कुछ बातें गलत थीं जो इस वक्त इसके लिए समझना मुश्किल था।
محلے کی دکان کا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ وہاں سے گزرتی تو دکاندار کی نظروں میں وہی کچھ دیکھتی جو پہلے اس کے یہ سب خوفناک تھا، مگر اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ سب معمولی باتیں ہیں، یا شاید وہ سب کچھ اپنے بچپن کی سمجھ سے غلط سمجھ رہی تھی۔ ایک دن والدہ نے عائشہ سے کہا کہ اب تم دکان پر نہ جایا کرو۔ وہ الفاظ اس کے لیے ایک جھٹکے کی مانند تھے۔ اسی لمحے اس نے پہچانا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ والدہ کے اس کہنے نے اس کے اندر ایک طاقت پیدا کی کہ وہ اپنی بات کسی قابل اعتماد بڑے کو بتا سکے۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں محتاط ہونا شروع کیا۔ وہ سیکھ گئی کہ اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں اور والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران عائشہ نے ایک اہم سبق سیکھا۔ خاموش رہنا کبھی کبھار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ اپنے جذبات اور خوف کو اپنے اندر دبائے رکھے گی تو نقصان ہمیشہ اس کا ہوگا۔ یہ سبق اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے بسا لیا۔ عائشہ کے والدین بھی اس کی تربیت اور حفاظت میں زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ اب اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا رہے تھے کہ ہر بچے کو اپنے جذبات اور خوف کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ عائشہ کی عمر اب تقریباً 15 سال کی تھی۔ بچپن کے وہ لمحات اب اس کے ذہن میں یادیں بن کر رہ گئے تھے، لیکن وہ زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر فیصلے میں احتیاط کرنا ضروری ہے اور اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ عائشہ نے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کی۔ اس کے استاد بھی اس کی محنت اور ذہانت کی تعریف کرتے، لیکن کبھی کبھار وہ لمحات یاد آتے جب محلے کہ بڑے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ رویہ غلط ہے اور کسی کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں۔ عائشہ نے اپنی والدہ بات چیت شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے خوفناک یادیں بیان کی اور والدہ نے محبت اور سمجھداری سے اس کی بات سنی۔ والدہ نے اسے سبق دیا کہ کوئی بھی بچہ یا نوجوان کبھی بھی خاموش نہ رہے اگر کوئی غلط کرے۔ عائشہ نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم فیصلہ کیا۔ وہ خود اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرے گی۔ وہ اکیلی زیادہ وقت نہیں گزارتی اور جہاں بھی جاتی کسی قابل اعتماد شخص کو اطلاع دیتی رہتی۔ یہ رویہ اس نے نہ صرف اپنے لیے اپنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن گیا۔ عائشہ اب 23 سال کی ہو چکی تھی۔ بچپن وہ خوفناک لمحات یادوں میں بدل چکے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط، سمجھدار اور خود مختار نوجوان عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات سے بہت کچھ سیکھا اور عزم کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی خاموشی کو نقصان نہ بننے دے گی۔ اب عائشہ معاشرتی سطح پر بھی آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ دوستوں، رشتہ داروں اور نوجوانوں کو بتاتی کہ اگر کسی کو غیر مناسب رویہ یا خطرناک صورتحال کا سامنا ہو تو فوراً بات کرنی چاہیے۔ اس نے سمجھا کہ صرف والدین کی حمایت کافی نہیں، بلکہ اپنی سمجھداری اور ہوشیاری بھی بہت اہم ہے۔ عائشہ وہ محلہ ابھی بھی ویسا ہی تھا اور کبھی کبھار وہ گزرنے کے دوران دکان دار کو دیکھتی، مگر اب وہ خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اندر جو طاقت اور اعتماد پیدا ہوا تھا اس نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بچپن کے تجربات اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکے ہیں۔ عائشہ نے اپنے تجربات کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کی حفاظت کے لیے آگاہی، ورکشاپس اور سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیم دیتی تھی۔